नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। 2 चरण के चुनाव हो चुके, तीसरे चरण के चुनाव शुरू होंगे और उसकी तैयारी भी लोग में लगे हुए हैं। तीसरे चरण में कहाँ-कहाँ चुनाव है, ये मैं थोड़ा-सा बतलाऊँ कि तीसरे चुनाव में कुल जो है 95 सीटों पर चुनाव होंगे 7 मई को। 95 मूलतः 94 सीट पड़ी थी, लेकिन 1 सीट पिछले चरण में जहाँ हो जाना चाहिए था बैतूल में मध्य प्रदेश में, वहाँ चुनाव होगा 7 तारीख को, इसलिए 95 हुआ है। और इस 95 सीट में जो है इस बार गुजरात भी शामिल है। गुजरात की जो 26 सीटें हैं, वो 26 सीटों पर चुनाव होंगे। 26 में से 25 ही की है, 1 सीट पर चुनाव हो गया है। जो सूरत है, वहाँ पे आपको पता है कि निर्विरोध जो है बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, वो जीत चुके हैं। और उसमें जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका पर्चा रद्द हो गया और बाकी जो उम्मीदवार और लड़ रहे थे, 8 लोगों का पर्चा था, वो 8 लोगों ने एक साथ अलग-अलग नाम वापस ले लिए, तो वो हो गया है। अब जो है लेकिन जो दूसरे चरण के चुनाव हुए हैं और पहले चरण के चुनाव हुए हैं, उसमें जो दिखाई पड़ने लगा है, उसमें दिखने लगा है कि बीजेपी जिस तरह से कह रही थी कि 400 पार, या नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से कह रहे थे, बाकी नेता जिस तरह से कह रहे थे, वो होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और उसकी वजह एक तो वोटिंग कम हो रही है वो। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ पहले आरएसएस और बीजेपी के लोग खड़े थे, इस बार वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। पन्ना प्रमुख का बहुत ज़िक्र होता था कि पन्ना प्रमुख वो लेकर के आते हैं, वोटिंग कराते हैं लोगों को। इस बार पन्ना प्रमुख का उत्साह जो है दिखाई नहीं पड़ रहा और खबरें ये है कि पन्ना प्रमुख भी शांत बैठे हैं, आरएसएस के लोग शांत बैठे हैं और वो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए इस बार जो है बेहद मुश्किल दौर है। और जिस तरह से जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का आना मुश्किल है। हालाँकि ये कहना आसान नहीं है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग बोलते रहिए, जब मशीनें हैं अपना कमाल दिखाएँगी 4 जून को काउंटिंग के दिन, तब आप लोग अपना जवाब ढूँढ लीजिएगा, कैसे बचिएगा। क्योंकि मोदी जी चमत्कार करते हैं। अब मोदी जी चमत्कार करते हैं या ईवीएम मशीन चमत्कार करते हैं या आम आदमी चमत्कार करेगा, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन कई लोग वो भी हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी को पटकनी देना आसान काम नहीं। लेकिन मोदी जी का जो तेवर दिख रहा है, मोदी जी जिस तरह की भाषा में बात कर रहे हैं, वो बता रहा है कि उनके बगल से गड़बड़ हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में पहली बार कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो 5 प्रधानमंत्री होंगे। तो ये कबूल किया है कि वो दूसरी सरकार बन सकती है। फिर जो है जिस तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र पे चर्चा हो रही है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो मुख्य बिंदु है, खास करके जो गरीब परिवारों की महिला को 1 लाख रुपया दिया जाना, किसानों के लिए एमएसपी पे कानूनी गारंटी दिया जाना, युवाओं के लिए नौकरी का वचन दिया जाना और भी कई सारी चीजें। और जिस तरह से राहुल गांधी धीर गंभीर होकर के भाषण कर रहे हैं और उनकी भाषणों की जिस तरह से चर्चा हो रही है, उसमें लग रहा है कि पलड़ा बदल रहा है। फिर जो है नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से मंगलयान से मंगलसूत्र पर आ गए और मंगलसूत्र के बाद जिस तरह से वो विपक्ष को विपक्ष को लेकर के एकदम निचले स्तर की भाषाओं पे उतर आए। हिंदू मुसलमान तो है ही। उसमें लगता है कि मोदी जी को भी पता लग गया है कि अब खेल खत्म होने वाला है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे हम कि क्या मोदी जी के हाथ से बाजी निकल चुकी है। हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी हैं। हमारे साथ हैं उत्कर्ष भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं ओम सैनी साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सुनील भाई साहब, सुनील शुक्ल जी नमस्कार, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं महाराष्ट्र से वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पोहरे साहब, नमस्कार, आपका स्वागत है।
चारों वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश दुनिया को बखूबी जानते हैं, अपने राज्य को तो जानते ही हैं। तो ओम सैनी साहब राजस्थान से हैं, प्रकाश पोहरे साहब महाराष्ट्र से हैं और सुनील शुक्ल भाई साहब और डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जी दोनों उत्तर प्रदेश से हैं। और आप सब साथी जो स्क्रीन पे हैं, आप लोगों को भी प्रणाम, आप लोगों का भी स्वागत। सबसे पहले मैं आता हूं पोहरे साहब, आपसे महाराष्ट्र से चलते हैं। पोहरे साहब, सेकंड पहले दौर का चुनाव हुआ, उसमें तो हम लोगों ने कहा कि संभव है कि गडकरी साहब भी हार जाए, ऐसी हवा है। और गडकरी साहब जो पहले निश्चिंत थे और कह रहे थे कि हम प्रचार नहीं भी करेंगे तो 5 लाख वोट से जीतेंगे, वो खूब धुआंधार प्रचार किए। सेकंड चरण के चुनाव में भी कहा जा रहा है कि स्थितियां अच्छी नहीं है बीजेपी के लिए। आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं दोनों चरणों के चुनाव को? धनंजय भाई, देखिए, जैसा कि मैंने पहले चरण के बारे में बोला था और जो ऑब्जर्वेशन था, वो ऑब्जर्वेशन अभी ये दूसरे चरण में भी बिल्कुल जैसा का वैसा ही दिख रहा है, उल्टा और भी बढ़ गया है। मैं तो एक एक्टिव पत्रकार भी हूँ, भलाई मालिक संपादक हूँ, लेकिन मैं पहले से ही एक आंदोलनकारी के ही तरीके से काम करता हूँ और मैं अभी भी खुद को पत्रकार ही समझता हूँ। मैं अखबार का मालिक कभी खुद को समझता नहीं, और अखबार का मालिक तो मैं उस आदमी को समझता हूँ कि जो मेरा अखबार 6 रुपए दे के खरीदता है। ये महाराष्ट्र का सबसे महंगा अखबार हमारा है, किसानों के लिए चलता है 4-5 लाख, उसके बावजूद भी हमारा सर्कुलेशन है। कोविड के अंदर तो काफी लोगों के सर्कुलेशन गिर गए, लेकिन तुलना में हमारा बहुत कम हुआ, क्या बोलते, गिरा। लेकिन ये इसीलिए क्योंकि हम लगातार निष्पक्षता से चलते रहे। मेरे अखबार का हेडिंग यह है, निष्पक्ष, निष्पृह, निर्भीड। और किसानों का ही अखबार है मेरा, और किसानों को मालूम है कि मैं उनके लिए कितनी बार जेल गया हूँ, क्या किया है करके। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये सारा होने के कारण मैं लगातार प्रत्यक्ष रूप से भी काफी घूमा। इस बार तो ज्यादा ही घूमा। तो 2-3 जगह पे मैं खुद जाकर मंच पे भी गया और मैंने देखा है। अभी अब बीच में मैं वर्धा की एक सीट है, वो उसके अंदर हिंगनघाट करके एक तहसील है, उसके अंदर शरद पवार, संजय सिंह और उद्धव ठाकरे, ये तीनों भी मंच पर थे। उन्होंने सम्मान मुझे बुलाया अभी। तो उस समय पे मैं जो देखा वहां पे, तो इतना अचरज की बातें मैं आपको बताता हूं कि वो 4 बजे की कुछ सभा थी, 7 बजे कुछ चालू हुई और खचाखच भरे हुआ था, खचाखच। अच्छा, मेरी आदत है, मैं लोगों से बातें करते रहता हूँ, मेरे रिपोर्टर भी है, वो मेरी टीम भी थी पूरी डिजिटल की उनके साथ में। तो उन लोगों का भी मेरा इंस्ट्रक्शन रहता है कि पूछते रहो लोगों को और लोगों के भी इंटरव्यू लेते रहो। तो ये सारा मैंने देखा कि जो लोग वो वहां पे आए थे, वो करीब करीब खुद सारे आए थे, खुद के हिसाब से, खुद के पैसा खर्चा करके आए थे। और राहुल गांधी को, या राहुल गांधी बोल, शरद पवार, या ज्यादातर लोग जो आए थे वो संजय सिंह को सुनने आए थे। कि क्योंकि संजय सिंह के बारे में लोगों को बड़ा अट्रैक्शन है हमारे महाराष्ट्र में, जिस तरीके से धुआंधार वो भाषण ठोकते हैं और जिस तरीके से उनके साथ में वो बातें हुई, 5-6 महीने जेल वेल में भी गए। और ये तो वो देखा वहां पे, खचाखच भरा था और लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे। जैसे भी कोई मोदी के बारे में या बीजेपी के बारे में या इस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी वगैरह के बारे में बात करते थे, लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे। उसके बाद में मैं गया 2-3 दिन के बाद में अमरावती जिले के अंदर, जहाँ पे नवनीत राणा वगैरह खड़ी है। आपको भी पता है कि वो बड़ी चर्चित में वो सीट रही है। उनके सामने बलवंत वानखड़े करके एक एमएलए है, वो खड़े हैं कांग्रेस के टिकट के ऊपर। तो वहां पे मैं गया, दोपहर को सुबह 10 बजे की सभा थी, जाहिर करीबी 10 बजे से लोग आना चालू हुए। मैं 12:30 बजे करीब करीब वहां पहुंचा, क्योंकि हमने भी मालूम ही, पता ही था कि ये भलाई 10 बजे बोलते पब्लिक के लिए, लेकिन थोड़ी 1-2 दिन घंटा लेट होती है। मैं 12:30 बजे पहुंचा मंच के ऊपर। आपको बताता हूं कि राहुल गांधी आए दोपहर को 2:30 बजे, 2:30 बजे। उनको कुछ दिल्ली में भी मीटिंग थी, बाद में तबीयत खराब थी करके वो आना नहीं आना चल रहा था, लेकिन आए वो 2:30 बजे। और तपतपाती धूप है विदर्भ के अंदर, 44 डिग्री उस दिन का टेम्परेचर था। उसके बावजूद भी सारे लोग डटे हुए वहां पे। तो लोगों को रोकने के लिए क्या किया कि मंच के ऊपर जो भी लोग उन्होंने निमंत्रित किए थे,
उनकी सबके 5-5, 10-10 मिनट, 5-5, 10-10 मिनट उनको बोलने के लिए लगाया। तो उस समय पे उन्होंने मुझे भी विनती किया, मैं भी बात किया, यही बोल वहां पे पूरे इसके अंदर, एक मिनट क्या हो गया, हाँ। तो हाँ ठीक है ठीक वहां है। पे फिर मुझे भी उन्होंने बोला कि प्रकाश भाई आए हैं, देशोन्नति के संपादक है, वो बात करेंगे। तो मैंने बताया उनको उस समय पे कि किस तरीके से 2007 के अंदर क्या आप मान सकते हो कि भारत के पंतप्रधान कार्यालय से एक मेरे जैसे एक छोटे से पत्रकार को कॉल आता है, मैं जाता हूं, मुझे बुलाया जाता है वहां पे कि किसानों की जो आत्महत्याएं हो रही है उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब समझना चाहते हैं। तो मैं गया, मुझे बुलाया वहां, सम्मान, 40 मिनट की अपॉइंटमेंट थी, लेकिन वो 2 घंटा 40 मिनट वो मीटिंग चली। पंतप्रधान ने पूरा का पूरा उस दिन का खाना वाना भी वही बुलाया और उसके साथ में सारे जवाब दिए और बताया कि मैं विदर्भ में आके देखूंगा क्या है हकीकत, क्या है क्या नहीं है। आए वो 15 दिन के बाद में, और उसके बाद में उन्होंने 72,000 करोड़ रुपीज का लोन व्यवहार करवाया। मेरे जैसे आदमी को 2.5 घंटा देना, जबकि मेरा कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं, कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक समझने की बात है कि प्राइम मिनिस्टर मेरे जैसे आदमी को बुलाता है किसानों के समस्या के ऊपर, और एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर कि जो किसान 13 महीने बैठे रहते हैं दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए, लेकिन उनको दिल्ली में आने से रोका जाता है। 700 किसान मरते हैं, लेकिन उसके बाद में भी इनके कानों में जू नहीं रेंगती है, और किसानों की कोई मांग नहीं थी कि भाई आपने जो कानून लाया हमारे लिए वो कानून पीछे ले, इतनी डिमांड थी। लेकिन एक ऐसा पंतप्रधान कि जो किसानों के बारे में इतना ये होता है, बाद में अभी ये 2 साल पहले ये किस्सा हुआ, और अभी मतलब 4 महीने पहले किसान आ रहे हैं दिल्ली में मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर को, तो रास्ते रोके जाते हैं, किले ठोके जाती है, आंसू गैस के धुआंधार गोले छोड़े जाते हैं, बुलेट दागे जाती है, 2-4 किसान मर जाते हैं, कई जख्मी हो जाते हैं, पत्रकार जख्मी हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से ये सरकार और वो सरकार, ये डिफरेंस बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। मेरा कोई कहना नहीं कि आप किसको वोट दो, क्या आप अपना खुद का निर्णय ले लो कि आपको क्या लगता है। तो जैसा ये सारी बातें बोल रहा था, इतनी जबरदस्त तरीके से पब्लिक रिस्पॉन्ड कर रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं है, और जो भी वक्ता भी बोल रहे थे उनको भी बड़ी रिस्पॉन्ड कर रहे थे, और करीब करीब 4.5 घंटे लेट हुई वे सभा, और इतनी पब्लिक वहां रुके हुई, लाखों लोग। पुलिस का रिपोर्ट तो 4.5 लाख का है, वो मैं तो मानता नहीं हूँ, लेकिन अभी जब पुलिस डिपार्टमेंट से वो रिपोर्ट आया है तो अभी उसको अपन नकार भी नहीं सकते। लेकिन मैं खुद बताता हूँ, मैंने खुद देखे वहां पे पंडाल के अंदर 1 लाख लोग बैठे हुए आजू बाजू में, जबकि पानी नहीं कुछ नहीं वहां पे, और लोग रुके हुए हैं वहां पे। और कई लोगों से हमने इंटरव्यू किए, मैंने खुद पूछा वहां पे, लोग बोले हम खुद आए। मैंने बोला खुद तो गाड़ी में आए, कितना पैसा मिला तुमको आने का? नहीं नहीं, बोले हम काय को पैसे लेंगे, हम तो खुद आए हुए। तो ये बड़ा अद्भुत चमत्कार है। मैं इतना ही आपको बोलूंगा कि 2014 के अंदर जिस तरीके से देश के अंदर मोदी की लहर थी, वाकई में लहर थी, जिसके अंदर मेरे जैसा पत्रकार भी बह गया था, और मैंने भी मोदी को उस साल वोट दिया था, मैं भी ये बताता हूं आपको। तो उस क्योंकि लहर थी, क्योंकि 2012-13 के अंदर जिस तरीके से दिल्ली में वो निर्भया हत्याकांड, अन्ना हजारे और अपने बाबा रामदेव और केजरीवाल, इन्होंने जो हवा बनाई थी, तो एक नैरेटिव बन गया था कि भाई कांग्रेस बड़ी भ्रष्ट पार्टी है, इन्होंने वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया, 1,72,000 करोड़ का। तो ये सारा जो नैरेटिव था उसके अंदर मेरे जैसा पत्रकार भी बह गया, मैंने भी वोट दिया था 2014 के अंदर। लेकिन एक देखिए, देखने वाली बात है कि उस समय पे सारे देश के अंदर मोदी लहर थी। अभी जो मैं देख रहा हूं 2024 के अंदर कि पूरे देश के अंदर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर मैं देख रहा हूं, गांव खेड़े के अंदर तो हमारा सबसे अखबार तो हमारा गांव खेड़े में चलता है। मैं हरे मेरे रिपोर्टर को पूछा, मेरा हर रिपोर्टर यही रिपोर्ट करता है कि भाऊ ये साल तो बोले अभी सारे लोग पंजा 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 कर रहे हैं, या महाविकास आघाड़ी तुतारी, या उद्धव ठाकरे ऐसी बात करते हैं। तो ये सारी बातें देखते हुए, और कल भी जो वोटिंग हुआ, वो वोटिंग के अंदर तो मेरे को लोगों ने कंफर्म कर दिया कि अमरावती की वो नवनीत राणा की सीट 4 नंबर पे है, बोले 4 नंबर पे। अब बोलो और क्या चाहिए, जब भाजपा ने जिसके लिए इतना तमाशा खड़ा कर दिया, सारे लोगों के लोग, स्थानिक लोग जो भी है भाजपा के, उन्होंने सबने विरोध किया था नवनीत राणा को टिकट देने के लिए, लेकिन बावजूद उसको दी गई टिकट। और अभी वो बोलते हैं कि 4 नंबर पे 3 नंबर पे गई है वो, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। उसी तरीके से वो वर्धा की जो सीट है जहां पे प्रेजेंट बीजेपी का सांसद खड़ा है, उसका नाम है रामदत्त तड़स, वो तड़स की सीट भी गई है बोलते हैं, और नया वहां पे आदमी है एक, इन्होंने खड़ा करे हुआ। हालांकि वो भी इसके पहले 2 बार विधायक रह चुका है, आदमी अच्छा है, तो वो भी चुन के आया।
तो ये अकोला की भी हमारी सीट जो है, अकोला में जो खड़ा है, वो तो मेरे साले का लड़का है। हमारा साला ही पहले संजय धोत्रे वहां पे एमपी था। पिछले 4 टर्म से वो एमपी है वहां पे, और मंत्री भी बना था पिछले टर्म में। तो इसके पहले यानी 2.5 साल पहले। लेकिन चूंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने रिजाइन कर दिया। थोड़ा सा उसका भी कुछ बीजेपी के साथ में अनबन भी हो गई थी। उसको भी कुछ पार्टी जो कर रही है वो पसंद नहीं आ रहा था उसको, इसलिए वो खुद भी मूड में था कि रिजाइन करे, क्योंकि उसको कुछ बातें जच नहीं रही थी। बहुत नेक दिल इंसान है संजय धोत्रे। लेकिन उसके बाद में अभी उसको उसके लड़के को टिकट दिया गया। उनकी जबकि इतनी ज्यादा अच्छी विरासत है, संजय धोत्रे का काफी अच्छा नाम भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि नहीं भाऊ, अभी इस बार तो सारे लोग पंजा 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 ही कर रहे हैं, क्योंकि अकोला से कांग्रेस की सीट खड़ी है। अब पाटिल नाम के डॉक्टर है, वो खड़े हैं यहाँ पे। तो एकंदरित ऐसा जो पूरे इसके अंदर भी चर्चा है। हमारे नांदेड़ की सीट जो है, अशोक चौहान को उन्होंने इतने ये करके जो लिया है, तो वो भी सीट वहां की चिखलीगढ़ की वो भी धोखे में है। यवतमाल की सीट भी धोखे में है इनकी। या क्लियर कट बोल रहे लोग। अब जब नागपुर के नितिन गडकरी के जैसे आदमी के बारे में लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई, बहुत मुश्किल है, आया तो 5-10 हजार से आया तो आया। तो इसके ऊपर से आप समझ लीजिए कि हवा किस तरीके से रुख जी लिया है। बस इतना जी ही बोलूंगा। मैं आता हूँ प्रकाश भाई, आपके पास वापस आता हूँ। सैनी साहब, मैं आपके पास आता हूँ। राजस्थान में है आप। राजस्थान की सारी सीटों पे चुनाव कंप्लीट हो गए, 25 की 25 सीटों पर चुनाव कंप्लीट हो गए। क्या देख पा रहे हैं ये जो नरेंद्र मोदी जी को लेकर के जो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार मुश्किल लग रही है, आपको क्या लग रहा है? राजस्थान में सिफर से जो संबंध रहा है 2014 से लेके 2019 तक, वो पहले चरण में ढाई से कन्वर्ट हुआ, और दूसरे चरण के साथ में मैं कह सकता हूँ कि 12 सीटें ऐसी है जिसपे कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस अपनी हैसियत रखती है। लेकिन वो जिस तरह का माहौल बना रहे हैं मोदी मीडिया और गोदी चैनल, उनकी वजह से लगता है जैसे राजस्थान बिल्कुल हाथ से निकल गया और अब ऐसी स्थिति में। देखिए, जैसे मैं एक एक सीट बता सकता हूँ कि कैसे उनका डिवीजन हुआ है। मेरे हिसाब से आज एक लोकल दिल्ली ने भी, राष्ट्रीय पत्र अखबार है वैसे तो, दैनिक भास्कर ने भी लिखा है। मैं बता रहा हूँ कि अजमेर एक पक्की सीट है जो इंडिया गठबंधन को मिलेगी, और यहाँ से राजेंद्र चौधरी लड़ रहे हैं, रामचंद्र चौधरी, जो बड़ा कारोबार करते हैं दूध का, और जाटों में उनकी बड़ी पकड़ है, और साथ साथ में जो शहर का इलाका है उसके अंदर भी वो डिवीजन करके विन कर सकते हैं, और साथ वो गुजरों के साथ में भी अच्छे ताल्लुकात, और ये सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड करती है। तो यहाँ वोटिंग परसेंटेज 50 से आगे नहीं बढ़ा। इसी तरीके से जो दूसरी विनिंग सीट में है सवाई माधोपुर, यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि टक्कर काटे की, मैं कहता हूँ कि बहुत कम वोटों के साथ में हरीश मीणा सिलेक्ट होने की संभावना है। तीसरी सीट है पाली, यहाँ भी वोटिंग कम हुआ है, और वहां पर संगीता बेनीवाल और पीपी चौधरी, ये दो लोगों के बीच में पीपी चौधरी बीजेपी से है और संगीता बेनीवाल कांग्रेस से है। इनको काउंट नहीं कर रहे, लेकिन मैं कहता हूँ सीट निकलती जा रही है। ऐसे कोटा है, कोटा में हमारे राष्ट्रीय, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, हाँ ओम बिरला है, उनके सामने जो गुजर प्रतिनिधि आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से निकल करके ही आए हैं, और वो इस वक्त कहाँ गया, प्रहलाद गुंजल, ये बड़ी ताकत के साथ में घेर के रखा हुआ है इन्होंने। और एक तो पहले इनको निकलने ही नहीं दिया, अपनी सीट से बाहर कहीं राजस्थान में गए ही नहीं, सिर्फ कोटा में सीमित होकर के रह गए। और उसके बाद में जिस तरीके से गुंजर ने, एक जो डोमिनेटिंग कम्युनिटी है गुंजर यानी गुजर, और साथ साथ में जो मीणे हैं, इनके साथ नीचे और जनरल विकास का सिलसिला भी बना है, तो ये बड़ी कांटे की टक्कर है। यहाँ पर मुझे ओम बिरला का विजयी होना संभव नजर नहीं आ रहा। ये की हालत उदयपुर के एसटी की सीट है, इसमें एक आईएएस लड़ रहे हैं, ताराचंद आईएएस है, आईपीएस है, वो उनका पकड़
आदिवासियों में काफी रहा है, पिछले 4 वर्ष से लगातार काम कर रहे हैं। और वो उनके सामने ट्राइबल का ही कोई आदमी, लेकिन उसका कोई हैसियत नहीं है। ताराचंद बहुत मशहूर है उसके बीच में। ऐसे भीलवाड़ा है जहाँ पर सीपी जोशी, जो राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष है, और अभी उनके सामने कोई अग्रवाल है, लेकिन ये ब्राह्मणों की डोमिनेटिंग सीट है और कम पोलिंग है, तो वो समझ में आता है कि कांटे की टक्कर के साथ में निकलने का सिलसिला है। ऐसे ही बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में जो बहुत हंगामा हो रहा है, उस पर 3 लोग जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार डोमोर और बाप के जो उम्मीदवार हैं रोज, और जो गहलोत की कैबिनेट से निकल करके गए मालविया, तो ये इनके पास में सबसे बड़ा वोट बैंक तो बनता है। वो है कि जो भील कम्युनिटी की एसटी के वो 15 लाख के करीब है। उन 15 लाख में 3 डिवीजन हो रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस ने जिसको विड्रॉ करने के लिए कहा था वो बैठा नहीं, तो शायद वो वोट कटिंग करे। लेकिन रोज के लिए इसमें 50% सिलसिला बनेगा मालविया के साथ में, अगर कोई कंटेस्ट है तो। उसके बाद में एससी है और माइनॉरिटी है, और साथ साथ में जनरल कास्ट के लोग भी हैं। तो इनमें डिवीजन हो रहा है। ऐसा ऐसे हल्के से नहीं लिया जा सकता कि सब सारे वोट मोदी जी के वो कहने से। बट मोदी जी ने जो बोला है, बांसवाड़ा में बोले, टोंक में बोले, उनके इम्पैक्ट है, बहुत बहुत मजबूत इम्पैक्ट है, जिनको कि काफी नरेट किया जा चुका है। कई जगह बोल भी चुका हूँ, सुन चुका हूँ, तो बार बार बोला भी नहीं जाता। तो वो सीट भी बड़े कंटेस्ट में है, और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के ये सम्मानित सीट हाथ लगे, जिसको लेकर के बड़ा हल्ला है, और जिसको लेकर के सारा आधार बनाया था मोदी जी ने राजस्थान के ट्राइबल एरिया में घुसने का, तो वैसी स्थिति नहीं है। अब पहले प्रथम चरण में जो है उसमें बीकानेर से हमारे जो कानून मंत्री हैं वो मैदान में थे, और गहलोत गवर्नमेंट के दूसरे जो मंत्री हैं गोविंद मेघवाल, दोनों एक ही कम्युनिटी के हैं, और साथ साथ में दोनों की शहर में भी पकड़ है और ग्रामीण क्षेत्र में पकड़, और मेघवालों के अतिरिक्त साथ साथ में माइनॉरिटी जो है वो इसमें बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। और वो कोई भरोसा नहीं है कि गोविंद इनको बात दे सकते हैं। वैसे हमारा ये अखबार जो है वो तो कह रहा है कि मेघवाल जी जो कानून मंत्री हैं वो काफी मजबूत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा सिलसिला बने। सीकर में गठबंधन का जो नुमाइंदा है अमरारा, वो काफी मजबूत है, और उनके सामने जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं साधु है सुमेरानंद, वो भी जाट है, लेकिन तो जाटों का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है, और शेखावाटी का जाट लेकिन बड़ा रिवोल्यूशनरी मन से दिखा रहा है। तो श्यामन शाही और राजशाही से लड़ने वाला जाट रहा है, जिसका रुझान या तो कम्युनिस्टों की तरफ रहा है या फिर कांग्रेस की तरफ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की घुसपैठ तो तब हुई जब अटल जी ने जाट आरक्षण की घोषणा की थी। उस वक्त सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा है तो होने लगा, जबकि जगदीप धनखड़ जो इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी इसी इलाके के आते हैं, लेकिन उनका इतना दबदबा नहीं है जितना दबदबा कांग्रेस के दूसरे जाट नेताओं का या उनका है। तो ये सीट भी मुझे लग रहा है कि एक सीट निश्चित रूप से स्पीकर वाली है, वो गठबंधन को मिलेगी। और झुंझुनू की सीट जो सीसरा मोला के बेटे हैं, वो लगातार करीब 40 बरस की सीट उन्हीं लोगों के बीच में रही है, और ये सीट उसी तरीके से इस बार भी जाती हुई नजर आ रही है। शुरू का तो आपको पता ही है कि राम सिंह कसवा का सिलसिला है, जिसमें कि जाट का राजपूतों का बड़ा टेंशन क्रिएट हुआ, और उसके बाद में जो वोटिंग हुई है तो जाट एक तरफ इकट्ठे हो गए और राजपूत एक तरफ है। तो राहुल जो उनका डॉक्टर है तो सनी साहब अगर एक लाइन में पूछे क्या क्या सीटें और है जिनको मैं बोलूं, नहीं तो नाम तो बता दूं। देखिए, दौसा है, भरतपुर है, करौली है और नागौर है। ये सीटें हैं जो इलेक्ट हो रही हैं, जिन पे मजबूत स्थिति ये सब करके टालना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है इन सीटों पे बड़ा दबदबा है इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस का। इसका कोई प्रचार नहीं हो रहा, और जो भी कुछ हो रहा है वो यही हो रहा है। ये बड़ा संकट बन जाता है कि इसको कितनी बार बोले कि भाई ऐसा ऐसा है। हर सीट में एक लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीट है, और मैं कह रहा हूँ
कि विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं 2023 में, उनके बेस पे इनका फैसला कीजिए। इनका फैसला 2019 से नहीं हो सकता। 2019 में स्थितियां बहुत अलग थी, 2023 में स्थितियां बहुत अलग है। कांग्रेस पराजित होने के बावजूद राजस्थान विधानसभा में 200 के हाउस में 70 विधायक है उनके पास में ना, और 70 विधायक जिस तरीके से निकल के आए हैं, चीजें सारी बदल गई हैं। लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूँ कंपैरिजन 2019, 2014 और फिर अभी, ये इससे नहीं है। मैं कहता हूँ 2023 से रुकिए, ब्रेक मारिए और पहले उन जातियों के मत व्यवहार का अध्ययन कीजिए जिन्होंने उस वक्त वोट दिया था, और उस कार्यक्रम को भी समझिए कि जो पराजित अशोक गहलोत सरकार ने लोगों के सामने रखे थे, और इस कार्यक्रम की तुलना कीजिए जो इंडिया गठबंधन ने और कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जो न्याय पत्र जारी किया है, तो आपको समझ में आएगा कि वो की वो बातें हैं जो शायद कांग्रेस ने वहां पर गई थी। जरा खुलासा इसके बीच में हुआ है। जी उत्कर्ष भाई, मैं आपके पास आता हूँ। उत्तर प्रदेश में भी 16 सीटों पर तो चुनाव हो गया। वहां पे कहा जा रहा था कि इस बार 80 की 80 सीटें आ जाएगी। आदित्य जी का इतना बोलबाला है, बहुत बढ़िया प्रशासन उनका है और लोग बड़ा खुश हैं। तो क्या घट गया ऐसा जिसमें लग रहा है कि इस बार जो है मोदी जी शायद सरक जाएं? और क्या आपको भी ऐसा लग रहा है, या ये हवा में गॉसिप उड़ रहा है कि मोदी जी से के बात से बाजी चली गई, मोदी जी अगली बार आने वाले नहीं है? इसमें कितनी सच्चाई दिख रही है और क्यों सच्चाई दिख रही है? असल में धनंजय भाई, दो चीजें बड़ी साफ दिख रही हैं, जो बहुत साफ दिख रही हैं। एक तो ये है कि मोदी के भाषण जो है इस बार वो उत्साह नहीं पैदा कर रहे हैं जो पहले कर लिया करते थे। और दूसरी बात ये है कि ये जो डबल इंजन की सरकार, देखिए दो नारे, एक डबल इंजन की सरकार और दूसरा ये कि अब की बार 400 पार, ये दो नारे भी भारी पड़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, उसके आधार भी आपको दूंगा कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में मतदान और कम हो गया, और खास तौर पे जो हाई प्रोफाइल सीट्स जिनको हम कहते हैं, जैसे मथुरा एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीट, मेरठ हाई प्रोफाइल सीट, ये सीटों पे और कम हो गया। इधर मथुरा में तो बहुत ही ज्यादा डिप कर गया, लगभग 8-9% फाइनल टैली के बाद पिछले वक्त से, मतलब काफी बड़ा एक वो है। मेरठ में भी बहुत है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं तो बाइफर्केशन अब और कर लें इसका। एक लोकसभा में तकरीबन 5 विधानसभाएं आती हैं हमारे यहाँ। अब उसमें मैं जोड़ रहा था तो मैं बहुत आश्चर्यजनक चीज मुझे मिली। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं अमरपाल शर्मा, वो साहिबाबाद सीट से विधायक है। गाजियाबाद में सबसे कम पोलिंग जो हुई है वो साहिबाबाद में हुई है, 42%। मिनिस्टर का इलाका। उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि जयंत चौधरी का जो अपना गांव है, जो चौधरी चरण सिंह का गांव है छपरौली, मतलब जो विधानसभा आती है छपरौली में, उस इलाके का सबसे कम वोटिंग हुआ, 51%। मथुरा कैंट में, मेरठ कैंट में जो शहरी इलाका है वहां 55%। और जहां जहां विपक्ष के विधायक दिखाई दे रहे हैं वहां वोटिंग परसेंटेज हाई है। तो एक जो अभी एक बात ये कल से कुछ अखबारों में ये लिखा जाने लगा है, या कुछ लोग कहने लगे हैं टीवी में, कि ये जो 400 पार का नारा है वो इतना असर कर गया कि लोगों को तो ये लग गया है कि अब मतलब इनको कोई हरा नहीं सकता, इसलिए लोग, विपक्ष के लोग जो है वो निराश हो गए। तो मैं उसी परव्यू में ये देख रहा था कि जिसकी नुमाइंदगी जितनी जहां है वहां वोटिंग परसेंटेज क्या है। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि जो भाजपा के विधायकों के इलाके हैं या जो उनके बड़े नेताओं के इलाके हैं, वोटिंग तो वहां कम हो रही है। तो निश्चिंत कौन हुआ है?
अगर निश्चिंतता की बात करें तो निश्चिंत कौन हुआ? निश्चिंत हो गए भाजपा के वोटर की अब 400 पार तो आ ही रहा, तो क्या करना हमें वोट देने जाने के लिए, जहमत काहे उठाएं। गाजियाबाद शहर में आप देखिए, अच्छा एक ट्रेंड ये, दूसरा ट्रेंड हमने ये देखा कल की वोटिंग में कि ये ठीक बात है कि राजपूत वोटर्स जो थे वो नाराज हैं बीजेपी से, तो उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। लेकिन ये भी नहीं मैं मान रहा हूं कि उन्होंने इंडिया अलायंस को वोट दिया। तो किसको दिया? एक तो कुछ एब्सेंट हुए, और दूसरा वहां बीएसपी का प्रत्याशी जो था वो क्षत्रिय समाज से आता है, राजपूत समाज से आता है, तो कुछ वोट वो ले गया। तो ऐसे में जो वोट कटा वो किसका कटा? इसी तरीके से प्रजापति जहां उम्मीदवार है वो प्रजापति लेके चला गया। ये वोटर तो बीजेपी का था ना। और ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि ऐसे वक्त में जब भाजपा की डबल इंजन सरकार के प्रति उदासीनता है, तो वोटरों ने अपने जहां उनको प्राथमिकता मिल रही है दूसरी जगह अपने सजातीय वोटरों की तरफ जाने में वो वहां चले जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो जाति आधारित वोटिंग हो रही है वो हो रही है, निराशा उदासीनता है। अब अगर डबल इंजन की सरकार विकास का प्रतिमान है तो फिर उस सरकार से निराशा क्यों है? और ये पहले राउंड में भी हमने देखा था और यही दूसरे राउंड में भी हमने देखा। अब इसके बाद चुनाव उत्तर प्रदेश में, और अब मैं फिर कह रहा था, पहले भी कह रहा था कि पहला 2 राउंड चुपचाप लगेगा कि निकल रहा है, लेकिन तीसरे राउंड से चुनाव बहुत तेज खड़ा होगा। और वो एक स्ट्रेटजिक थी अपोजिशन की, ऐसा अब समझ में आ रहा है कि वो इलाके ऐसे थे जहां पे सबसे ज्यादा पोलराइजेशन के खतरे थे, जहां पे कई सीटों पे मुस्लिम आबादी जो है 48% 50% तक थी। तो अपोजिशन चाहता नहीं था वहां बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना, क्योंकि अगर बातें होती तो वो ध्रुवीकरण की संभावना थी, और वो चुपचाप निकल जाने दिया। और चुपचाप निकल जाने का नतीजा ये हुआ कि वोटिंग ऐसे गिरी, और बीजेपी के जो चाहे स्थानीय विधायक हो, मंत्री हो या जो प्रत्याशी हो, उसके प्रति नाराजगी। अब आपको मैं बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। राजेंद्र अग्रवाल भाजपा से 3 बार वहां सांसद रहे मेरठ में। राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट के अरुण गोविल को दिया गया। अरुण गोविल मिक्स नहीं हो पाए। अब मिक्स नहीं अगर हो पाए तो, और राजेंद्र अग्रवाल की जो पूरी टीम थी वो चुपचाप घर बैठ गई। तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी 3 बार सांसद था वो भले ही वो बहुत छोटी वोट से जीता, बहुत छोटे वोट से जीता था, लेकिन करीबन 6000 के अंदर का अंतर था, लेकिन वो भी अगर बैठ गया तो क्या होगा? तो इसलिए नतीजा ये निकल रहा है, अभी तक समझ ये बन रही है कि जो अपोजिशन का वोटर है वो तो वोट कर रहा है, जो बीजेपी का वोटर है वो या तो उदासीन है, और या फिर उसमें से एक हिस्सा जो है दूसरी किसी तीसरी जगह अगर मौका मिल रहा है अपने कास्ट की तरफ जाने का तो वो वहां चला जा रहा है। और ये दृश्य जब बन रहा है तो उत्तर प्रदेश का, अब देखिए मैं कह रहा हूं कि तीसरे चरण में जो चुनाव कहां जा रहा है, उस इलाके में जा रहा है जहां पर जिसको कहते हैं कि यादव लैंड जिसको कहा जाता है, जहाँ पे मुलायम सिंह का अपना और अखिलेश यादव का अपना परिवार। वो 10 सीटें हैं, संभल, मैनपुरी, बरेली, फतेहपुर, बदायूं, आंवला, हाथरस, एटा, आगरा और फिरोजाबाद। ये 10 सीटें हैं तीसरे चरण के। कल हमने एक जगह और देखा, एक बड़ी अजीब सी चीज, कि बीजेपी का जो प्रभारी था वहां का, वही वोट वो कह रहा है ऑन कैमरा कि हमने तो इंडिया अलायंस को वोट दिया है,
अब बताइए, बूथ और सेक्टर अध्यक्ष जो है वही अपनी पार्टी को वोट नहीं दे रहा है, तो ये क्या है? यही सब इंडिकेशंस है अभी हम लोगों के सामने, इसके अलावा कोई इंडिकेशन है नहीं। तो इन्हीं इंडिकेशंस के ऊपर अगर बात करें तो जब ये चुनाव अब उस इलाके में आएगा, अब देखिए संभल एक बड़ी मजबूत सीट है कॉस्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, और ऑड माहौल में भी समाजवादी पार्टी जीती वहां से। अब वो रहे नहीं तो उनके ग्रैंडसन को, शफीकुर रहमान बर्क के ग्रैंडसन को दिया हुआ है, वो अपनी जगह पे। बरेली एक ऐसी सीट दिखाई दे रही है इस फेज में जो बीजेपी के पास लगातार रही है। संतोष गंगवार वहां से 7 बार एमपी रहे, एक बार बीच में हारे थे, बाकी बोल रहे टोटल नंबर उनका 7। बहुत लोकप्रिय आदमी है, बहुत भले आदमी है, बहुत सामान्य आदमी, और कुर्मियों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। वहां काट दिया गया उनका टिकट और गैर कुर्मी बिरादरी का आदमी आ गया। अब संतोष गंगवार की टीम, मतलब 7 बार जो आदमी एमपी रहा हो, आप समझ सकते हैं कि जिला संगठन के ऊपर उसकी कितनी दबदबा रहा हो, केंद्र में मंत्री रहे हैं वो लगातार। अब उनकी उपेक्षा ने बहुत बड़ा असर कर दिया। तो अगर अपोजिशन के लीडर्स सेकेंड राउंड में बरेली और आंवला जैसी सीटों पर थोड़ा सा प्रचार तेज कर देते या बड़े नेता उतर जाते, तो फिर वो वेव बदलेगी। प्रधानमंत्री जी अभी वहां भाषण देके गए हैं, अभी कल उनकी रैली थी और वहां पर उन्होंने खुल के जो ध्रुवीकरण वाला अपना कार्ड था वो बहुत खुल के खेला। लेकिन अभी 12 दिन बचे, 11 दिन बचे और अभी तक फिजा बनी नहीं है। तो ऐसे में फिर इस पट्टी के साथ जो गर्मी आएगी वो आगे बढ़ेगी, तो वो कन्नौज और कानपुर जैसे इलाकों में जाएगी। कानपुर में स्थिति और विकट हो गई है। पता नहीं क्या ऐसा हुआ है कि पार्टी के भीतर ही बहुत अजीब सा माहौल बना हुआ है। उन्नाव में आप एक इंडिकेशन समझिए कि अंजना ओम कश्यप जी अपना हेलीकॉप्टर लेके गई थी, पब्लिक ने खदेड़ दिया, वो हेलीकॉप्टर में बैठ के भागी, उनको गोदी मीडिया करके भगा दिया। अब इतना आसान तो नहीं है ये काम, जबकि पूरा प्रशासन वहां मौजूद है, पुलिस लगी हुई है। तो इसका मतलब ये कि कॉमन मैन जो है वो रिएक्ट कर रहा है इस तरह से। तो ये कोई परिदृश्य है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि 80 में 80 छोड़ दीजिए, 70 छोड़ दीजिए, मैं तो अभी सीधा नुकसान कम से कम 26-27 सीटों पर तो बहुत क्लियर नुकसान देख रहा हूँ। और ये भी है कि अगर ये हवा आगे बढ़ती गई तो ये और नुकसान बढ़ता जाएगा। सुनील जी जो बतला रहे हैं, बोहरे साहब जो बता रहे हैं, सैनी साहब जो बता रहे हैं, हमारे उत्कर्ष भाई, और जो आप भी देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है क्या ऐसा हो गया? कहाँ तो मोदी जी का एकदम समा था और था कि कोई विकल्प नहीं है, मोदी नहीं तो कौन, मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी, ऐसा लग रहा था कि मोदी जी फिर से तीसरी बार आराम से आ जाएंगे। 400 पार कर रहे हैं, ठीक है, 400 न पार करें, लेकिन 303 तो फिर पार कर जाएंगे। ऐसा क्या घट गया कि अचानक जो है उनके खिलाफ बातें होने लगी और खुद मोदी जी वो घबराए हड़बड़ाए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी और बाकी जो गठबंधन के लोग हैं बड़े आराम से दिख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि सब उनके फेवर में चीजें बढ़ रही है। ऐसा क्या घटा, क्या देख पा रहे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिएगा। धन्यवाद धनंजय जी। आपको कारण बता दीजिए जिसके वजह से 400 का जो लक्ष्य पूरा हो जाएगा, अगर आपकी जानकारी में वो कारण हो तो। आप सरकार में हैं, सरकार की उपलब्धियां बता दीजिए। सरकार में अगर आप हैं तो सरकार की उपलब्धियां बता दीजिए। आप ये बता दीजिए कि जनता ये चीजें ऐसी हो गई है 10 साल में कि अगले 20 साल तक उसको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। सरकार से हम जो उम्मीद करते हैं अगर वो पूरी हो गई है तो 400 नहीं 700 सीट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। और अगर जनता की अभिलाषाएं, अपेक्षाएं और सपने पूरे नहीं हुए हैं तो फिर किस बात का उत्साह, सरकार को लेकर उत्साह किस बात के लिए होता है? कि एक सरकार से निकटता कब लोग एहसास करते हैं? जब सरकार आम आदमी के चिंताओं को महसूस करती है। ऐसी सरकार के साथ किसका लगाव हो सकता है जो किसानों को 1 साल तक सड़क पर बैठा रखे, दिल्ली आने वाले किसानों को रोकने के लिए सड़क खोद दे, कांटे बिछा दे, बड़ी बड़ी सीमेंटेड ब्रेकर लगा दे,
कोई सरकार करती है क्या ऐसा? जो नौकरी के लिए आमंत्रित करे 6,000 पोस्ट के लिए 60 लाख लोग आवेदन कर दें, इस बेरोजगारी की दशा में बेरोजगारी उसका मुद्दा न रह जाए, तो आखिर सरकार से जुड़ाव क्यों होगा? मतलब मुमकिन क्यों होगा? मुमकिन होने के लिए सत्ता में रहने पर तो आपको बताना पड़ेगा ना कि पिछले 10 सालों में आपने ऐसा क्या कर दिया जिसके वजह से लोग आपके साथ जुड़े रहे, और ये हमारा रोड मैप है, हम ऐसा करते रहेंगे। अगर आप अब हमको ये बता रहे हैं, आपने मुझे बताया 2014 में कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन कहाँ चले गए? आ ही क्यों नहीं रहे हैं? हम तो दरवाजा खोल खाल करके एकदम बाहर बरामदे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि वो अच्छे दिन कहाँ हैं, किस जगह रुक गए, हम वहीं जाके भेंट कर लें उनसे, वही बता दें आप। 2019 में जब आप आए तब आपने एक नए भारत की बात कही, साहब अब नया भारत बनेगा, वो भारत कहाँ चला गया? वो बनता हुआ कहीं दिखाई पड़ जाए। किस बात, माने आप कोई वजह तो हो लोगों के मन में। और इसीलिए आप देखिए यह चिंता क्यों हो रही है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रभावी है, उन्हीं राज्यों में मतदान कम हो रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में मतदान कम, महाराष्ट्र, जहां पे इसकी प्रतिष्ठा दांव पे है, और इसको 2017, 2019 और 2014 रिपीट करने की चुनौती है। अगर आप इस जगहों पर अपना वो इतिहास नहीं दोहरा पाए तो नई जगह आपके पास नहीं है, नई जगह आपने बनाई ही नहीं, तो आपके साथ कैसे संभव होगा? अगर आपने पिछले 10 सालों में कोई नई कंस्टिट्यूएंसी आपने नहीं बनाई, गोया कि आप अपनी पुरानी कंस्टिट्यूएंसी को भी बहाल रखने में विफल रहे हैं। क्यों? अगर आप नई कंस्टिट्यूएंसी बनती, यानी कि नई पहल कर रहे होते आप, लोगों के साथ नए सपने होते, लोग नए आपके उपलब्धियों को देख रहे होते, वो तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो जो नई गतिविधियां आपकी नहीं दिखाई पड़ेंगी तो पुराने व्यक्तियों का भी आपसे मोह भंग होगा। उनको ये नहीं लगेगा कि कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ नई पहल आपके दिमाग में है। बिहार का व्यक्ति, आप सोचिए कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों के सामने चुनौतियां हैं, और चुनाव प्रचार की स्थिति है कि सम्मानित प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार को अपने साथ लेके जा रहे हैं। इतने कंट्राडिक्शन है आपके पास, कहां से हो जाएगा? महाराष्ट्र में अलग कंट्राडिक्शन आपके साथ घूम रहे हैं, तो किसके बिना पर लोग आपके साथ चले आए? दूसरी तरफ अगर जहां उत्तर प्रदेश में तीसरे फेज में जिन 10 क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, उसमें तो 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां कभी आप जीते ही नहीं है, कभी चुनाव बीजेपी नहीं जीती अपने तमाम लहर के बावजूद, मैनपुरी और संभल। तो सवाल इस बात का है, और बाकी जगहों पर निश्चित रूप से बरेली बीजेपी की गढ़ रही है, आगरा बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन कम से कम 4 कंस्टिट्यूएंसीज में ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में कभी नहीं रही, और समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी मजबूती से लड़ते रहे। इसमें संभल है, मैनपुरी है, फिरोजाबाद है, बदायूं है, बढ़िया से बीजेपी विपक्ष लड़ता रहा है। बरेली एकमात्र सीट ऐसी है जहां पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत पहले से कब्जा, जिसमें संतोष गंगवार की अपनी उपलब्धि है, ऐसा उत्कर्ष ने बताया। उस समय से पार्टी संतोष गंगवार जीतते चले आ रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी का कोई इतना बड़ा उत्कर्ष भी नहीं था, इतने बड़े उरूज पे भी नहीं थी। उस समय भी संतोष गंगवार ने उसे आगे को संभाल कर रखा। प्रवीण सिंह ऐरन उनको चुनौती देते रहे, लेकिन ठीक है, इस बार उनका टिकट कटा, और आपने उनकी इच्छा के विपरीत, आप ठीक है आप टिकट काट सकते हैं, लेकिन उस स्थानीय नेता की अगर आप उपेक्षा करेंगे तो आपको चुनावी परिणाम, राजनीतिक नफा नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। बरेली में हो रहा है, लोग आपके कार्यकर्ता ही उत्साहित नहीं है, और क्या कार्यकर्ताओं को उत्साहित किए बगैर आप अपने मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचा सकते हैं? संभव ही नहीं है, माहौल ही नहीं बनेगा। दूसरी चीज, जो आपका प्रतिबद्ध मतदाता है वो आपके साथ दिखाई नहीं पड़ रहा, खड़ा नहीं है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत समुदाय ने, त्यागी समुदाय ने, जो पूरी तरह से प्रतिबद्ध बीजेपी के मतदाता थे, वो उनके साथ नहीं आए, और जाट मतदाता आपका साथ छोड़ के चला गया, तो कौन आपके साथ है? किसके बिना पर आप माहौल बना लेंगे? ये जो आएगा तो मोदी ही, जो लगाने वाले लोग हैं कहाँ? और क्या आप सामान्य मतदाताओं को बिना समझाए आप इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं? संभव है? और अगर आप समझाने जाएंगे तो क्या समझाएंगे?
जो लोगों के सवालात हैं, ये एक अलग तरह की चुनौतियां हैं। और अभी जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको यह स्थिति दिखाई पड़ी कि मतदाताओं में कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ा, शहरी इलाकों में उत्साह नहीं दिखाई पड़ा, और यह लगा, ऐसा नहीं कि अचानक हो गया। आप 2022 के चुनाव, मेरठ गढ़ माना जाता था बीजेपी का, वहां पे 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली विधानसभा की। नगर निगम के चुनाव में एमआईएम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, और भारतीय जनता पार्टी को केवल 6,000 वोट की बढ़त मिली, जबकि राजेंद्र अग्रवाल साहब, इसमें कोई दुरान नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर मैं भी कह सकता हूं कि बहुत ही शालीन और भद्र व्यक्ति है, एक जनता के बीच पैठ रखने वाले व्यक्ति है। पार्टी का आधार कितना खिसक गया। और इस चुनाव में आप अयोध्या वाले राम जी से काम नहीं चला तो आप अरुण गोविल को लेकर के रील वाले राम जी लेकर चले आए। हो सकता है उनसे कोई माहौल बन जाए। और उन्होंने उस रील वाले लक्ष्मण जी को, रील वाले सीता जी को, सबको बुला के प्रचार करा लिया, तब भी माहौल नहीं बन पाया। संभव नहीं होता। आप देवी देवताओं के नाम पर, धार्मिक गुरुओं के नाम पर, धार्मिक आस्थाओं के नाम पर ये राजनीतिक गतिविधियां नहीं संचालित कर सकती। इस देश का इतिहास गवाह है, जिस किसी धार्मिक व्यक्ति ने राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश की, लोगों ने खारिज कर दिया। सबसे पुराना नाम करपात्री जी महाराज का है। रामराज परिषद खत्म हो गया, नाम लेवा कोई नहीं है। हमने और आपने देखा है, जय गुरुदेव राजनीतिक दल चला रहे थे, दूरदर्शी पार्टी, कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं जिसकी जमानत जब्त हुई हो, बंद हो गया। और उनके धार्मिक आयोजन हम लोगों ने देखे हैं, एक से एक भव्य भव्य आयोजन होते थे। सवाल नहीं पैदा होता, धार्मिक नेताओं के नाम पर अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आप नहीं चला सकते। देवी देवताओं के नाम पर आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। ये भ्रम है लोगों को, कैसा होता, कभी नहीं हुआ है। अगर यह होता तो तमाम धार्मिक गुरु हैं जिनके बड़े बड़े बहुत फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, और कह सकते हैं आपकी उनके भक्त हैं, बावजूद उनको राजनीतिक रूप से लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कुछ गिनती के प्रतिबद्ध मतदाताओं के, गिनती भर भक्तों के संख्या भक्तों की संख्या के बल पर आप राजनीति नहीं कर सकते, सत्ता में नहीं आ सकते, चुनाव नहीं जीत सकते। भारतीय जनता पार्टी के सामने स्थिति यही है। आपने राम मंदिर को जितनी प्राथमिकता दी, उतनी ही प्राथमिकता अगर आपने लोगों की समस्याओं को दिया होता तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। किसानों की बात आप करने के लिए नहीं तैयार है। किसानों के साथ कितने राउंड आपने बात किया विज्ञान भवन में, कितने मजबूती के साथ किसान अपनी बात कहते रहे। आपके द्वारा दिया गया खाना भी नहीं खाते थे, लंगर समा के खाना खा रहे थे। आपको नहीं लगना चाहिए कि ये आंदोलन कितना मजबूत है, अपनी मांगों को लेकर किसान कितने संकल्पित है। और अगर आप पूंजीपतियों के अरबों रुपया माफ कर सकते हैं तो किसानों को नहीं दे सकते? कौन गेहूं बेच के आपको लाना था? इसी देश के लोगों का तो पैसा है, आप किसानों को क्यों नहीं? और दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो किसानों को प्रोत्साहित नहीं करता? नौकरी के नाम पे आप सांस लेने के लिए तैयार नहीं है। जो नौकरी मिलती भी थी उसको भी आपने अग्निवीर बना दिया। अग्निवीर से क्या फायदा होने वाला है? कौन सा गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा सेना में? जिस योजना का सेना के लोगों ने विरोध किया, आप उसको उतना प्रोत्साहित कर रहे हैं। सवाल है कि आप अपने किसी भी कार्यक्रम को बताइए जिसकी वजह से आम व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो। अगर मत प्रतिशत में गिरावट है तो उस व्यक्ति के मन में कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए कि वो प्रोत्साहित हो, उसके मन में उल्लास जगे, वह उन्हीं लोगों को फिर सत्ता में लाने का प्रयास करे जो लोग वर्तमान रूप से सत्ता में हैं। उनके मन में एक आकर्षण हो कि साहब बहुत बड़ी गवर्नेंस के नाम के लिए कोई चुनौती नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से आपका मतदान का प्रतिशत गिरेगा। जिन राज्यों में सरकारें और विपक्ष दोनों मजबूती के साथ साथ तक के दावेदार है, वहां देखिए, वहां पश्चिम बंगाल में जबरदस्त वोटिंग हो रही है, मणिपुर में जबरदस्त वोटिंग हो रही है, कर्नाटक में भी स्थिति ठीक ठाक है, केरल में ठीक ठाक मतदान हुआ, कर्नाटक में बहुत निराशाजनक स्थिति रही है, कम से कम बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह से। लोग ठीक वहां पे हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आपके साथ स्थिति है कि ठीक है, आप विधानसभा का चुनाव आप छत्तीसगढ़ में भी जीत लिए, मध्य प्रदेश में भी जीत लिए, राजस्थान में भी जीत लिए, लेकिन लोगों के मन में आप इस तरफ नहीं कि जो विपक्ष है, जिसे कांग्रेस के लोगों ने एकदम खारिज कर दिया, नेक टू नेक लड़ाई रही है। धीरे 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 आप ऐसी कोई भी गतिविधि आपकी नहीं है। क्या आप पोलराइजेशन के नाम पर आप कितना वोट पा जाएंगे? संभव है? 2014 में भी लोगों ने आपको किसी ध्रुवीकरण के नाम पर वोट नहीं दिया था। लोग एक गवर्नेंस में, सरकार में बदलाव चाहते थे, और आपने लोगों को सपना दिखाया कि नए अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत हो गई महंगाई की मार, ये नारी लोगों को याद है।
तो जी सरकार अपने अपने उपलब्धियों की बात करने के लिए तैयार नहीं है और केवल नकारात्मक चुनाव प्रचार अभियान चला रही है। आप विपक्ष की आलोचना करके जन समर्थन नहीं हासिल कर सकते, जी। आपको अपनी बात करनी पड़ेगी। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उत्कर्ष भाई, हमारे सुनील शुक्ल जी, पोहरे साहब और सैनी साहब, आप चारों का बहुत बहुत आभार। और हमारे साथ जो आप दर्शक साथी जुड़े रहे, आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार। और हम फिर मिलेंगे रात के कार्यक्रम में। धन्यवाद।